अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, लाइफ विद हेल्थ नन अदर देन विद डॉक्टर जावेद अरशद। आज हम उस बीमारी पर बात करेंगे कि जिसकी सुनते ही ना सिर्फ पेशेंट की बल्कि घर वालों के भी पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, और वो है कैंसर। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ जो अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम रेडिएशन और सेटेलाइट की दुनिया में, या हम कह सकते हैं कि हम तरक्की के इस दौर में जिस तेज़ी से आगे बढ़े हैं, ये बीमारी हाउस होल्ड होती जा रही है, जिसका नाम सुनते ही हमारे होश उड़ जाते हैं। अच्छा खासा इंसान डिप्रेशन और स्ट्रेस में चला जाता है, ना सिर्फ मरीज़ बल्कि फैमिली भी। और लेटर ऑन अगर एज ग्रुप की मैं बात करूं तो पहले कहते थे ना कि 60+ 70+, ये वो उस वक्त बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि इम्यूनिटी वीक होती है और बीमारियां हमें लगती जाती हैं। बट अब मैं ये देख रही हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी कार्सिनोमा सेल्स या जर्म सेल ट्यूमर वाली बात हो रही है। टीनेज में भी कैंसर पेशेंट्स की जो रेशो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वजूहात क्या है, ये हमें डॉक्टर जावेद अरशद से बेहतर कोई इंसान नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बात यह है कि शबाना जी, कि आपने ये कहा कि हर घर में नज़र आती है बीमारी, हाउसहोल्ड टाइप है हो रहा है, और पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, लेकिन हर घर में इंसानों से बनता है। ठीक है, ठीक है। जहाँ पे इंसान होंगे वहाँ पे बीमारी भी होगी। ठीक है, दूसरी बात, और पहले ये मैं कह चुका हूँ कि हमारा जिस्म जो है वो 40 ट्रिलियन सेल पे बना है। ठीक है, एक पिनहेड को कवर करने के लिए 10,000 सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो कैंसर भी जो है वो इन्हीं सेल से ही बना का है। ठीक है, अब मसला ये है कि सेल जो है उसकी एक नॉर्मल डिवीज़न है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, जो मुस्तनद मानी जाती है पैथोलॉजी में किताब, वो वॉल्टर इज़राइल की है। ठीक है, वॉल्टर इज़राइल की किताब जो है उसमें चौथा चैप्टर है जो ट्यूमर के ऊपर है। ट्यूमर के चैप्टर में जो पहली लाइन लिखी गई है वो ये है कि ट्यूमर इज़ एन अनडिफरेंशिएटेड हाईली मल्टीपल टाइप ऑफ डिवीज़न ऑफ अ नॉर्मल सेल। 1 से 2 नहीं हो रहे, 1 से 4। कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से ये नॉर्मल कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64। ये गड़बड़ कैसे होती है? कई फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक पेशेंट हैं जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। उनको 18 साल पहले उनको सब म्यूकस फाइब्रोसिस हुआ था, छालियाँ चबाने की शौकीन थी। ठीक है, अब उसकी वजह से अंदर उसके जो गम है, अंदर वो टिश्यूज़ सख्त हुए, उसमें ज़ख़म बन गए। अब उसके ऊपर इरिटेशन हो रही है ना, मेरी खाल है। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे आदत हो मेरी कि मैं यूं करके हाथ फेरता लूँ तो कुछ दिन में ये वाले जो स्किन के सेल हैं ये अपनी हैयत चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये क्रैक से सख्त हो जाएंगे, फिर में क्रैक पड़ने लगेंगे। ये जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस है ये भी उसी की शुरू की स्टेज है। पिछले 12 साल से उसमें कन्वर्ट होकर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया। मेरे पास मूवी भी है, आउटग्रोथ, पूरे होंठों पे उनकी आउटग्रोथ थी, इतने मोटे मोटे होंठ थे, मुंह खुलता नहीं था, सिर्फ इतना मुश्किल से खुलता था। ठीक है, माउथ कैंसर, माउथ अगर हम कैंसर। इस्लाम में बोलें। हाँ। अब वो और दूसरे भी हैं मेरे पास, सार्कोमा, मायोसार्कोमा के पेशेंट हैं, मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट हैं। ठीक है, एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं। ये एक नॉर्मल डिवीज़न जो है वो अगर कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो ट्यूमर बन जाता है। अगर ग्रोथ बहुत रैपिड होगी तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ग्रोथ कम होगी तो वो जो आसपास के जो सेल दबाव से दब जाएंगे वो एक शीट कैप्सूल बना लेंगे और वो उसको अपने अंदर रखेंगे, तो वो आपका बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा। लेकिन है ये सब के सब कैंसर की सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ही। ठीक है। और सेल
इंसानों ही पे तो ये हर घर का मसला है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने जितना रीड आउट किया है कि इस वक्त हम ये जो टेक्नोलॉजी की बूम लिए हुए ना, जैसे ये सेल फोन है, रेडिएशंस आई थिंक इज द बेसिक बहुत सी चीज़ें कार्सिनोजेनिक फैक्टर, बहुत सी चीज़ें। फॉर दैट मैटर आई डोंट ड्रिंक एनी कार्बोनेटेड मिक्सचर। या ठीक है, कोक ले लें, स्प्राइट ले लें, मैं कुछ नहीं पीता, इसलिए कि ये कार्सिनोजेनिक है। लेकिन अब दूसरी साइड देखें तो अब तो इस तरह के वो आते हैं, मतलब यूट्यूब पे प्रोग्राम्स भी आते हैं कि चिकन विंग्स हो गए, ब्राइड चिकन हो गई और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, तो बंदा खाए क्या? आपने चिकन की बात की है, मैं चिकन नहीं खाता हूँ। नहीं, फीमेल्स को लेकर कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो सुनो, जी बात ये है कि अब से 25-30 साल पहले जो चिकन की फीड होती है उसमें जो स्लॉटर हाउसेस के अंदर जो स्लॉटर करते हैं ब्लड निकलता है वो सुखाया जाता था, उसको मैश किया जाता था, वो फीड का एक इंटीग्रल पार्ट होता था। उससे उस फीड से चिकन जो है वो 8 हफ्ते में तकरीबन 2.25-2.5 किलो का वेट होता था, अटेन होता था। ठीक है, पिछले दिनों एक मीट फैक्ट्री है ये बिन कासिम के ऊपर, दाऊद मीट फैक्ट्री, वहाँ पे मेरा जाना हुआ। हमारे सामने उन्होंने मशीन में एक भैंसे को डाला, ठीक है, उस भैंसे को स्लॉटर किया। विद इन हाफ एन आवर उसकी खाल, इवन जो गॉल ब्लैडर का पानी है वो सब थैली में महफूज हो गया। बोन जो है वो सारी की सारी गोश्त जो है वो डिबोन करके अलग अलग तरीके से जगह पे पार्सल कर दिया गया इन 30-40 मिनट्स। ब्लड जो था वो मैं देख रहा था कि नाली में बह के जा रहा है। तो उनका जो मैनेजर था उस मोहसिन, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों ये ब्लड तुम लोग नहीं करते हो? कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब इसको कोई नहीं करता। मैंने कहा क्यों, ये फीड फैक्ट्रीज जो हैं वो तुमसे नहीं लेती हैं अब? कहने लगा कि नहीं अब नहीं लेती हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा असल में अब एक केमिकल आता है चाइना से, वो फीड में मिलाया जाता है। ठीक है, उस केमिकल की वजह से जो चिक का वेट तकरीबन 8 हफ्ते में 2.5 किलो होता था, अब वो वेट अटेन कर लेते हैं 5 हफ्ते में। और वो जो केमिकल पाउडर होता है वो किस चीज़ से बना? वो केमिकल मैंने उससे कहा कि ज़रा मुझे उसका नाम लिख के दो, उसने मुझे लिख के दिया। घर आके मैंने नेट खोला मुझे पता था यही होगा। घर आके मैंने नेट खोला, उसमें उसको सर्च किया तो मुझे पता लगा कि उस केमिकल का एक इंटीग्रल पार्ट, ज़रूरी पार्ट जो है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक एक जहर है, ये कभी ज़ाया नहीं होता, आपकी हड्डियों में रहता है, चिकन की भी हड्डियों में और इन सब में वो रहेगा। आप उस जहर को खा रहे हो। मैंने उस दिन के बाद से चिकन खाना छोड़ दिया। लेकिन ये तो आई थिंक पहले भी कहा गया था कि जो चिकन बोन्स होती है उसको चूसना नहीं चाहिए, बेशक मटन या बीफ है वो जो है शुगर है, वाइट शुगर, ये क्या है? ये भी कार्सिनोजेनिक है, ये भी कैंसर कॉज करती है। गन्ने का रस ही है ना, हाँ। गन्ने के रस को मशीनों से गुजारा जाता है, उसमें कई केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि वो जो तलछापन है उसका वो सब ख़त्म हो जाए, चमकती हुई वाइट शुगर निकल आए। ठीक है, लेकिन वो केमिकल की वजह से है, वो केमिकल कार्सिनोजेनिक है, इसी की वजह से ये वाइट शुगर भी आपकी कार्सिनोजेनिक है। तो इसी शायद यही वजूहत है कि जिस तरह इस बीमारी का रेशो बढ़ रहा है, जो मैं कह रही हूँ कि हर एज ग्रुप अब कैंसर पेशेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यही है कि जो ये लाइफस्टाइल हम गुजार रहे हैं उस पर बेस करते हैं। आपका जो ये सवाल है शबाना, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहूँगा। ठीक है, पहले कैंसर नहीं होता था, कैंसर उस वक़्त भी था, इंसिडेंस रेट नहीं था इतना। ठीक है, लोग चलते थे, या उसको नाम नहीं दिया गया था शायद उस बीमारी को। फ्रेश डाइट खाया करते थे। ठीक है, मिलावटें नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, शक्कर भी गुड़ की शक्कर इस्तेमाल होती थी ज़्यादातर। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अब तो हम लोग एक नई राह पे चल पड़े हैं। घर से निकलते हैं, ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है, अस्पताल पहुंचते हैं, ड्राइवर दरवाज़ा खोल देता है, 4 कदम चल के जाके चैम्बर में बैठ जाते हैं, एसिड चैम्बर में। ठीक है, तो हम तो ने तो हर चीज़ चेंज कर दी ना अपनी। सही, हमने खाना पीना अपना चेंज कर दिया, हमने अपनी फिजिकल थेरेपी जो है वो बंद कर दी है, और फिर उसकी वजह से इंसिडेंस बढ़ गया है। होती ये सब चीज़, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा बच्चों की बीमारी है, बच्चों का कैंसर है, बहुत डेडली कैंसर है। जितने भी बोन कैंसर उनमें डेडलीस्ट कैंसर है।
और ये बच्चों का है, जी। विद इन 20 ईयर्स होता है, सही। ये हमेशा से किताब में है। और उसके अगर वो ऐसे बच्चे, अल्लाह ना करे कि किसी की भी औलाद बन जाए, अगर वो कीमो या उस ट्रीटमेंट में जाते हैं तो फिर उसके लेटर ऑन साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत बुरे हैं। कीमो के तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, रेडियोथेरेपी की मतलब पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे पास पेशेंट हैं ब्रेस्ट कैंसर के 30 सेशन की बात कर रहा हूँ, 30 सेशन अपनी कीमोथेरेपी के कर चुके हैं। इसका मार्कर होता है CA15/9, ठीक है। उनका वो मार्कर जो था 30 सेशन के बाद भी 1452 था, नॉर्मल 32 के अंदर होता है, ठीक है। 1452 था उनका, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि अंदर आग लगी हुई थी, ठीक है। ट्रीटमेंट में आए मेरे 30 सेशन करने के बाद, 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद मैंने चेक कराया तो कम होके 1100 कुछ हुआ था, 2 हफ्ते बाद कोई 800 था, 3 हफ्ते बाद वो तकरीबन 500 कुछ पे आया। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तकरीबन 8-10 महीने में वो 32 के अंदर आ गया। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। मेरे पास पेशेंट है और मैं जहाँ पहले रहता था उसी की अगली गली में होता था बच्चा, मैलिग्नेंट जॉइंट सेल ट्यूमर था उसको, राइट टिबिया के अपर हैंड का। एक दफ़ा उसने जो ऑपरेट कराया, बायोप्सी मैंने ही की थी और प्रूव हुआ था। उसके बाद उसने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में जाके ऑपरेट कराया। 8-9 महीने बाद उन्होंने पूरा निकाल दिया था, उसने सीमेंट भर दी थी। 8-9 महीने बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। फिर उसने आगा खान से कराची में आके ऑपरेट कराया, 8-9 महीने तक ठीक रहा, फिर बढ़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद वो गया आगा खान वालों के पास, उन्होंने कहा कि भाई ये टांग घुटने से काटनी पड़ेगी। NED में 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट था वो, ठीक है। अम्मा उसकी हर वक्त मेरी ही पड़ोसन थी, तो हर वक्त रोती रहती थी मेरे सामने बैठ के। जवान लड़का, ठीक है। फिर वो मेरे पास है, मैंने कहा अच्छा भाई मैं इसकी ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। ये बात मैं कर रहा हूँ 2016 की। आई स्टार्टेड द ट्रीटमेंट इन 2017 में, 2021 हो गया है। फॉलोअप में अभी वो 3 हफ्ते पहले भी मेरे पास आया था। उसकी ट्यूमर की ग्रोथ जो हर 7-8-9 महीने पे बढ़ने होने लगती थी, वो सब रुक गई है। रुक गई है, माशाल्लाह। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप डिज़ीज़ को ट्रीट करो, आप उसके सिम्टम को ट्रीट मत करो। घुटने ख़राब हो जाते हैं, टोटल नहीं कर देते हैं। समवन कॉल्ड मी, मेरे ही ऑर्थोपेडिक के हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कहने लगे जावेद भाई एक CME लेक्चर है, CME कहते हैं हम कॉन्टिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, सिंध मेडिकल कॉलेज में, तो आप आएंगे? मैंने कहा आ जाऊँगा, मैं उस ज़माने में नॉर्थ में रहता था। कहने लगा जावेद भाई आप पढ़ेंगे भी कुछ? मैंने कहा सारी बात, इतनी दूर से सुनने के लिए तो नहीं आऊँगा, पढ़ने के लिए भी आऊँगा, पढ़ूँगा भी। उसने बताया कि थीम जो है वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा ज़रा वखरा टाइप का टॉपिक होगा मेरा। कहलेंगे क्या पढ़ेंगे आप? मैंने कहा मैं पढ़ूँगा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट आर रबिश ट्रीटमेंट वी आर डूइंग। व्हाट आर रबिश ट्रीटमेंट वी आर डूइंग। खैर वो चिल्लाया, बच्चा हमारा ही बच्चा था। तो जावेद भाई ये क्या है, ये तो हम अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा यार जो चीज़ है वो है, अगर तुम्हें सूट करता है तो मैं आके पढ़ दूँगा, नहीं सूट करता मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। कहने अच्छा ठीक है आ जाए। मैं गया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा देखें एक रान की हड्डी है, एक टांग की हड्डी है, इसके ऊपर एक चपटी हड्डी है, ये 3 जोड़ हैं जो मिलके एक जोड़ बनाते हैं, लैटरल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और पेटेलोफेमरल जॉइंट, ठीक है, राइट। बोन के ऊपर अल्लाह एक से शुरू का होता है, तो उसमें नी जॉइंट जो है उसमें फ्यूमर नज़र आ रही होती है, उससे ज़रा फासले पे टिबिया, बीच में गैप नज़र आता है। ये गैप क्या चीज़ है? ये कोई हवा में तो नहीं लटक रही ना, इसके ऊपर एक कुरकुरी हड्डी चढ़ाई हुई है अल्लाह ताला ने। वो कुरकुरी हड्डी प्रोटीन है, इसलिए एक्सरे उसे पिक नहीं करता है, वो गैप की शक्ल में आती है, ठीक है। वो कुरकुरी हड्डी ख़राब हो जाती है, जोड़ ख़त्म हो जाता है। वो कुरकुरी हड्डी प्रोटीन से बनी हुई है, आप उसको विटामिन डी और कैल्शियम दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे उसका कोई रोल ही नहीं है विटामिन डी का और कैल्शियम का। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, कैल्शियम और फास्फोरस तो जाके आपकी हड्डी बना रहे हैं, कार्टिलेज थोड़ी बना रहे हैं, वो तो प्रोटीन है, ठीक है। तो वो कोई काम नहीं है। फिर आप उसको कह रहे हैं कि जी एक्सरसाइज करें और ये रान के मसल को मजबूत करें।
और आप उसको दवाई दे रहे हैं न्यूब्रॉल फोर्ट और मोवेक्स जो मसल रिलैक्सेंट है, तो एक तरफ आप उसके मसल्स को नरम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करके इस पट्टे को मजबूत करो। हो नहीं सकता। तीसरी बात ये कि फिर आप उसको 1, 2, 3 एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं। अब उसको दर्द अगर है तो वो जॉइंट के उस हिस्से पे वज़न नहीं डालेगा, बचाएगा। आपने दर्द को उठा के कालीन के नीचे डाल दिया, अब वो जो 6 साल में जितना जॉइंट कार्टिलेज ख़राब होता वो 6 महीने में ख़राब होगा। तो ये रबिश ट्रीटमेंट है या नहीं? जी, हम अपने टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट ईपी में, और उससे पहले मैं ज़रूर एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपकी भी कोई सवाल है, क्वेरीज़ है, वो ज़रूर टाइप करें। इनफैक्ट अगर आप भी किसी डिज़ीज़ पर, किसी बीमारी पर बात करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप हमें क्या बता सकते हैं, हम डॉक्टर जावेद से ज़रूर उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आगे हमारी मज़ीद गुफ्तगू को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट ईपी को।